एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में होता है। सो ईएससी एग्जाम की बात करें तो इट हैपेंस इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट वन इज द प्रीलिम, सेकंड वन इज मेंस एंड थर्ड वन इज इंटरव्यू। देखिए, मेंस एग्जामिनेशन अगर आप देखोगे तो आपके 2 टेक्निकल पेपर होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। बट कट ऑफ क्लियर करने से होगा क्या? केवल कट ऑफ क्लियर करने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको टॉप रैंकर बनना है तो यू शुड बी इन अ गुड लीग। पेपर के इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। हो सकता है इंस्ट्रक्शन में कुछ झोल हो। पता चला पूरा पेपर आप दे के आ गए और बाहर निकल के पता चला कि करना कुछ और था। तो इसीलिए पेपर के इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ें। हेलो बच्चों, आई होप एंड प्रे दैट आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं अंकित शर्मा और बादल सोनी सर आपका गेट वाला में पीडब्ल्यू में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक ईएससी मेंस। इसके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या हमारे पॉइंटर्स रहने चाहिए। तो ये हम चारों ब्रांचेस के लिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बताने वाले हैं। तो एक कॉमन स्ट्रैटेजी रहेगी चारों ब्रांचेस के लिए और एग्जाम में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो फटाफट करके एक बार क्विक बेसिक स्कीम क्या है कि एग्जामिनेशन का तरीका क्या है वो भी बता देते हैं, कि ताकि जो लोग वो वीडियो देख रहे हो, जो अभी इस पैटर्न को नहीं जानते हैं, जो अगले साल या उसके अगले साल के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो उनको भी एक इंफॉर्मेशन मिल जाए। और जिन्होंने एग्जाम दिया है, जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, आप लोग बस 2-4 मिनट का समय और दे दो, हम फटाफट आपके वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। बादल सर, फटाफट एक बार प्लान बता देते हैं। जी सर, फटाफट बता देते हैं बच्चों को कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें सर, तो ऑलरेडी सबको पता है एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में होता है। सो ईएससी एग्जाम की बात करें तो इट हैपेंस इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट वन इज द प्रीलिम, सेकंड वन इज मेंस एंड थर्ड वन इज इंटरव्यू। क्लियर है? प्रीलिम्स 500 मार्क्स का होता है, मेंस 600 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू 200 मार्क्स का होता है। तो जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है वो अभी मेंस के एग्जाम देने वाले हैं। हम उसी के ऊपर इस पीपीटी में ज्यादा फोकस करने वाले हैं। क्लियर है? सो फिर बढ़ते हैं आगे। सो अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्टेज 1 की बात करें, ऑलरेडी आप ये फेस कर चुके हैं। यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज ऑफ जीएस एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, वेयरएज पेपर 2 इज ऑफ इंजीनियरिंग इन नेचर। तो पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस है, पेपर 2 में 150 क्वेश्चन, सबको पता है। पेपर 1 का ड्यूरेशन इज 2 आवर्स, वेयरएज पेपर 2 ड्यूरेशन इज 3 आवर्स और 200 और 300 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। कंबाइन करोगे तो 500 मार्क्स आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मैं अंकित सर से डिस्कस करना चाहूंगा इसके ऊपर बात करें। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। देखिए, मेंस एग्जामिनेशन अगर आप देखोगे तो आपके 2 टेक्निकल पेपर होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। तो आपका जो पूरा जो इंजीनियरिंग है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो इंजीनियरिंग पेपर 1, इंजीनियरिंग पेपर 2, जिसमें आपको 8 सवाल मिलते हैं, 8 में से 5 करने होते हैं। टाइम अवेलेबल आपका 3 घंटे रहता है और टोटल मार्क्स 300 घंटे रहता है इस पूरे पेपर का। दोनों पेपर का सेम पैटर्न है, चारों ब्रांचेस में भी ये सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अभी तक हमने जितना बताया सब कुछ आपको सेम मिल रहा है चारों ब्रांचेस में। अब मिनिमम मार्क्स, तो बच्चों का ये भी सवाल होता है कि सर क्या मिनिमम मार्क्स ला सकते हैं, या फिर मैं प्रीलिम्स में पूरा 300 में से 300 ले आऊं और आपका जो जीएस का पेपर है मैं उसमें 0 ले आऊं, तो क्या मुझे मेंस के लिए क्वालिफिकेशन मिलेगा? तो इस पे से मैं पर्दा उठाने वाला हूं और जवाब है नहीं साहब। ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि आपका अगर स्टेज 1 प्रीलिम्स का स्टेज और स्टेज 2 जो कि आपका मेंस का स्टेज है, इसमें आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो अब देखिए, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है, ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट है, तो आपको 15% मार्क्स लाने पड़ेंगे। 15% मार्क्स लाने पड़ेंगे आपके दोनों पेपर में। आपका जनरल स्टडीज का जो पेपर है और जो ऑब्जेक्टिव पेपर है टेक्निकल, दोनों में 15% मार्क्स लाने पड़ेंगे। जो कि ठीक है, आपके फिजिकल बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें 10% मार्क्स लाने पड़ेंगे, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है। स्टेज 2 में बात करें तो दोनों पेपर में आपको कम से कम 20-20% मार्क्स लाने पड़ेंगे। राइट, अब जो पीडब्ल्यूबीडी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10% का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। तो मिनिमम नंबर आने चाहिए, मतलब इन शॉर्ट आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में 15% और कन्वेंशनल पेपर में 20% का ये मिनिमम क्राइटेरिया है। राइट,
अब अगर हम कट ऑफ देख ले तो एक बार फटाफट कट ऑफ देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ हमने आपको पिछले 6 साल की दे रखी है, बट लास्ट 2 साल की अगर देख ले तो 124, 372 और 594 रही है। यहाँ पे 184, 479 और 651, ये सारा डेटा आपके यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इलेक्ट्रिकल का अगर कट ऑफ देख ले 231, 173 यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। और ठीक है, मेंस में 552, 458, 714, 666। ऐसे इसका कारण ये रहा होगा, शायद पेपर से थोड़ा टफ आ गया होगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए उतना ही टफ रहता है पेपर। अब बादल सर, आप प्लीज मैकेनिकल और सिविल का बताइए। जी सर, अगर मैकेनिकल की भी बात करें सर, दिस इज द कट ऑफ फॉर मैकेनिकल। और ये देखिए कट ऑफ फ्लक्चुएट करता रहता है। ऐसे कि सर ने बताया कि लास्ट 2 ईयर में अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल का भी कट ऑफ कम हो गया है। कट ऑफ कम किस लिए हुआ होगा? या तो सीट्स बढ़ गई होगी, या तो पेपर का लेवल थोड़ा टफ हो गया होगा और सीटें कम हो गई होगी। क्लियर है? इसीलिए जो है वी आर सीइंग दैट द कट ऑफ हैव डिक्रीज्ड। सो दिस इज द कट ऑफ फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में आप देखिए सेम ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कट ऑफ हैव डिक्रीज्ड। तो पहले कट ऑफ 233 था, अब 218 का कट ऑफ आ गया है। तो पेपर का टफनेस बढ़ गया होगा, इस कारण से मैं बार-बार बोल रहा हूँ कट ऑफ हैव डिक्रीज्ड हियर। तो एवरी ईयर द कट ऑफ फ्लक्चुएट, बट लगभग अगर आप देखेंगे ना तो आउट ऑफ 1300 है ये वाला कट ऑफ। अगर हम बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस कट ऑफ इज आउट ऑफ 500 and this cutoff is out of 1100 and this cutoff is out of 1300। इसका भी ध्यान रखें सभी। अगर आपको प्रीलिम स्टेज को क्वालिफाई करना है, हम लगातार बोलते हैं कि अगर 50% नंबर आ जाते हैं तो आप आराम से प्रीलिम स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं। मेंस स्टेज को क्वालिफाई करने के लिए भी आप लगभग देख रहे हैं 50% के जस्ट ऊपर। 50% ऑफ 1100 इज अराउंड 550। ये सारे ब्रांचेस में लगभग कॉमन है ये बात। तो अगर 50% आपके बन रहे हैं तो आप मान सकते हो कि आप कट ऑफ क्लियर करोगे। बट कट ऑफ क्लियर करने से होगा क्या? केवल कट ऑफ क्लियर करने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको टॉप रैंकर बनना है तो यू शुड बी इन अ गुड लीग। मतलब मान लीजिए जो रैंक 1 होगा उसके लगभग 270-80 नंबर बन रहे होंगे इसमें फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में उसके लगभग 600-700 नंबर बन रहे होंगे। 700 के ऊपर ही बन रहे होंगे। और फाइनल स्टेज आप जो है ऑलरेडी समझ सकते हैं, इंटरव्यू के बाद उसके 800 कुछ 860-70 जो है बने होंगे। तो इसीलिए केवल कट ऑफ क्लियर करके बात नहीं बनेगी, आपको रैंक के लिए फोड़ना पड़ेगा। आप देखिए ऑलरेडी आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेज है हमारा क्या? नेक्स्ट स्टेज इज मेंस। तो अब ये हम बातचीत करना चाहते हैं मेंस के ऊपर। देखो प्रीलिम्स जो हो चुका, ऑलरेडी आप कट ऑफ क्लियर कर चुके हो। अगर आपको लगता है अब आप बॉर्डर लाइन केस हो या आपको लगता है आप कट ऑफ के ऊपर हो, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए आपको मेंस में फोड़ना पड़ेगा ताकि फाइनल रैंक अच्छा आ जाए। देखिए अगर जस्ट आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो और आपको स्कोर पता लगता है और आपको पता लगता है कि जस्ट 2-3 नंबर से या 10 नंबर से चूक हो गई, तो बड़ा गंदा लगेगा। पूरा 1 साल का सर्कल फिर से रिपीट करना पड़ जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पेपर के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर बातचीत करने से पहले मैं कुछ आपको बात बताना चाहूंगा जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताई, जो मैं आपको बताता हूं। जस्ट अ पैसेज ऑफ नॉलेज। देखिए कोई भी पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ने, एंड दिस इंस्ट्रक्शंस कैन चेंज। इसीलिए एक बार आपको भी पेपर वाले दिन इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी चाहिए। याद है, मुझे याद है जब मेरे कॉलेज टाइम में मेरी रैगिंग हो रही थी, तो क्या किया सीनियर्स ने, हम सबको एक पेपर दिया साइंस का, फिजिक्स का पेपर दिया और उस सब बच्चे ले लिए और पेपर को धड़ाधड़ सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। और जो रैगिंग की पनिशमेंट काफी खतरनाक थी, जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। तो लगे हैं 1-2 घंटे तक पेपर को सॉल्व करने, सॉल्व ही नहीं हो रहा है। और आपका ये दोस्त क्या करता है? पेपर को सीधा सीनियर को दे देता है और वहां से निकल लेता है। सब देख रहे हैं मेरी तरफ, अरे भाई ये पेपर दे के कैसे चला गया, इसको जो है पनिशमेंट का खौफ नहीं।
भाई बाकियों ने इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़े ही नहीं थे। इंस्ट्रक्शन में सीधा सीधा लिखा था, डू नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। उस लाइन को किसी ने पढ़ा ही नहीं, लगे हैं जो है फटाफट पेपर को सॉल्व करने में। और मैं भाई साहब होशियारी से सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ही पढ़ा और देखा कि भाई कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं है, सीधा पेपर दिया और बाहर। और मुझे पनिशमेंट नहीं मिली। एंड आई हैव एंजॉयड द रैगिंग ऑफ माय फ्रेंड्स। तो इसीलिए उससे मुझे एक सबक मिला, जो मैं सबक आपको दे रहा हूं कि भाई पेपर के इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। हो सकता है इंस्ट्रक्शन में कुछ झोल हो, पता चला पूरा पेपर आप दे के आ गए और बाहर निकल के पता चला कि करना कुछ और था। तो इसीलिए पेपर के इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ें। अगर हम पेपर के इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो मैं अंकित सर से अब रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो बताए कि जेनरिक इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं पेपर के। जी सर, जरूर सर, आपकी किस्मत अच्छी थी, एक्चुअली आपकी फितरत अच्छी थी, इसलिए किस्मत अच्छी थी। फितरत जिनकी अच्छी होती है उन्हीं की किस्मत भी अच्छी होती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये चारों ब्रांच के लिए सेम है और दोनों पेपर्स के लिए सेम है। तो इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ना, और ये भी बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन पढ़ने का आपको समय मिलता है, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी तो वो सील्ड मिलेगी, और ये जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज होता है ये ऊपर में टॉप में रहता है, तो ये आपको पढ़ने का फ्री है। और 5-7 मिनट पहले पेपर आपको मिल जाता है, सील उस समय पे ओपन करना रहता है जब स्कूल में घंटी बजती है। तो यहाँ पे आपके 8 सवाल होंगे। 8 सवाल 2 सेक्शन में डिवाइड होंगे, हर एक सेक्शन में 4-4 सवाल होंगे। अब पहला सवाल और 5वां सवाल, क्योंकि पहले सेक्शन ए का पहला सवाल होगा और सेक्शन बी का पहला सवाल 5वां सवाल होगा, ये कंपलसरी है। और बच्चे ये नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ये नहीं पढ़ते, उन्हें बस ये इल्यूजन रहता है कि सर हमें 5 सवाल करने हैं। तो पहला सवाल 5वां सवाल कंपलसरी है। अब पहले सेक्शन में से आप 2 सवाल कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम 2 सवाल कर सकते हो, और दूसरे सेक्शन में भी मैक्सिमम 2 सवाल कर सकते हो। तो पहले सेक्शन में से मिनिमम 1 या मैक्सिमम 2, दूसरे सेक्शन में से मिनिमम 1 या मैक्सिमम 2, ये आपका हो गया। फिर आपको राइटिंग अच्छी रखनी है। अगर राइटिंग अच्छी नहीं रखते हो तो नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है, जो कि हम आगे बताएंगे, कि 5% मार्क्स अगर खराब हैंडराइटिंग है तो उसके लिए चला जाएगा। Diagrams, figures wherever required shall be drawn in the space provided in the क्वेश्चन इटसेल्फ। आपको एक आंसर बुकलेट मिलेगी, ठीक है, आंसर बुकलेट में सेंटर में जगह रहेगी, लेफ्ट साइड मार्जिन रहेगा, राइट साइड मार्जिन रहेगा। लेफ्ट साइड मार्जिन रहेगा क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए, राइट साइड मार्जिन रहेगा होमवर्क, रफ वर्क करने के लिए। तो उसी के बीच में जवाब लिखना है, ठीक है। और अगर आप कोई सिंबल लिखते हो तो उसका मीनिंग क्या है वो सब भी लिखना है, अदरवाइज अगर एग्जामिनर को डिफिकल्टी होगी तो दिक्कत होगी। अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन शेल बी काउंटेड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। मान लो आपने पहला, दूसरा, तीसरा सवाल कर दिया, राइट, फिर आपने पांचवा, छठा, सातवां सवाल कर दिया, तो सातवां सवाल चेक नहीं होगा, पहले 5 जो उन्हें मिलेंगे वो चेक हो जाएंगे। एनी पेज ऑफ पोर्शन पेज लेफ्ट ब्लैंक इन द आंसर बुकलेट मस्ट बी क्लियरली स्ट्रक ऑफ, उसको आपको कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब आपका बेसिकली कुछ पॉइंट्स है जो नोटिफिकेशन में दे रखे हैं, वो पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वो पॉइंट्स क्या क्या है। तो पहला पॉइंट आपका हो गया, मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर मियर सुपरफिशियल नॉलेज, ठीक है। अता पता कुछ नहीं है, मन कर रहा है कि जैसे कॉलेज में या स्कूल में निबंध आता था कि गाय पे निबंध लिखो, गाय हमारी माता है, गाय बहुत अच्छी होती है, ठीक है, ये सब पॉइंट है, तो ये आप कुछ कुछ लिख के आए। देखो भाई, यहाँ पे वो सब नहीं होने वाला है। जो लोग आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं वो आप ही के कॉलेज के प्रोफेसर है, रेप्यूटेड प्रोफेसर है। रैदर मैं ये कहूंगा कि वो प्रोफेसर है जो सबसे खूंखार और तेज प्रोफेसर है, तो उसे आप फुद्दू नहीं बना पाओगे, बुद्धू नहीं बना पाओगे। तो इतना समझ लेना। तो आपको अगर जवाब आता है तो वही लिखना, और पहला सवाल जब भी आप आंसर में लिखना, क्वेश्चन नंबर 1, उसका जवाब बहुत अच्छे से लिखना, क्योंकि हमने अंग्रेजी में कहावत सुनी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो पहला सवाल जब अच्छे से लिखोगे तो आपका इंप्रेशन आगे अच्छा पड़ता जाएगा, ठीक है। डिडक्शन अप टू 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द रिटन पेपर्स विल बी मेड फॉर इलेजिबल। अब घसीटा छाप लिखा है हो कि कुछ वेब पढ़ लेंगे भाई, हम तो ऐसे ही लिखते हैं भाई। अगर हैंड राइटिंग खराब है, नेगेटिव, ठीक है, 5% नंबर है, 5%, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, 300 का 5%, 15 नंबर, और दोनों पेपर में चला गया 15-15, 30 नंबर, भाई खेला इसी में हो जाएगा,
ठीक है, credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in conventional paper of examination. मतलब शब्दों को आपको चुन के लिखना है, ये नहीं कि पेपर में जगह मिली है थोड़ी सी ज्यादा है तो लिख दे, भर दे। नहीं भाई, पॉइंट टू पॉइंट रखिए, इंजीनियर हो पॉइंट टू पॉइंट रखो, पॉइंट वाइज जवाब लिखो और स्पेसिफिक जवाब लिखो। कहानी नहीं लिखनी है, जितनी सहूलियत दोगे एग्जामिनर को उतनी सहूलियत वो आपको नंबर के फॉर्म में देगा। ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है तो ऐसा होना ही है। आगे मैं बादल सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज आप। जी सर। सर मैं बच्चों को एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ। देखिए जब भी आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मान के चलिए उस एग्ज़ाम के दौरान एग्ज़ामिनर भगवान की तरह है और आपको भगवान को खुश करना है। भगवान कब खुश होंगे? जब आप साफ हैंडराइटिंग में अपने आंसर लिखें। जब आप प्रॉपर नोटेशंस यूज़ करें, अपने आंसर्स को हाइलाइट करें। मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है आपकी फाइनल, तो भाई मैं हर वक़्त बच्चों को बोलता हूँ और आपको भी बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपका कोई न्यूमेरिकल आंसर आ गया 28, आपने 28 लिख के उसके चारों तरफ एक डब्बा बना दिया करो, ताकि एग्ज़ामिनर को पता लग जाए भाई ये फाइनल आंसर है, उसके पास आंसर की होगी, वो वेरीफाई कर लेगा। अगर एग्ज़ामिनर थोड़ी हड़बड़ी में होगा तो स्टेप वाइज़ चेकिंग करेगा ही नहीं, पूरे नंबर देगा और आगे बढ़ जाएगा। तो भाई जितना सहूलियत आप एग्जामिनर को अपने आंसर को समझने में दोगे, मान के चलिएगा आपके नंबर उतने ही बढ़ने वाले हैं। सुंदर चाहे बहुत मत लिखो, बट नीट लिखो। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करूं तो कैंडिडेट्स विल बी सप्लाइड विद स्टैंडर्ड टेबल्स, चार्ट्स इन एसआई यूनिट। अगर आपके सब्जेक्ट में कोई स्टैंडर्ड चार्ट है, लाइक अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, सिंस मैं सिविल इंजीनियर हूं तो वहां से एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मान लीजिए कहीं स्टील टेबल का यूज आएगा, तो भाई वो स्टील टेबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा या उसका डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो डोंट वरी, वो सब टेबल्स आपको एग्जाम वाले दिन ले जाने की जरूरत नहीं है, वो अलाउ भी नहीं करेंगे। एग्जाम में कुछ भी अलाउ नहीं करते। इवन अ सिंगल चिट पेपर विल नॉट बी अलाउड। मान लीजिए बहुत लोगों की आदत है, मैंने अपने एग्जाम वाले दिन देखा था एक बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल से निकाल दिया गया। क्यों? उसके पॉकेट से एक पेपर बरामद हुआ जिसमें केवल जो है फॉर्मूलेज लिखे थे। अब वो भाई साहब जेन्युइन होंगे, उन्होंने पेपर रखा होगा लास्ट मोमेंट तक रिवाइज करने के लिए। अब हड़बड़ी में उनके पॉकेट में रह गया वो पेपर और बहुत लफड़ा हो गया उसके बाद उनके जीवन के लिए। तो भाई जब भी एग्जामिनेशन में बैठो, चेक कर लो आपके पॉकेट में कोई पेपर स्लिप कुछ तो नहीं है। इनफैक्ट अगर पैसे भी हैं तो भाई उनको साइड ही रख के आ जाना उस दिन। तो पेपर किसी भी फॉर्म में मत लेके जाना, एडवाइजेबल है। देन कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू ब्रिंग एंड यूज बैटरी ऑपरेटेड पॉकेट कैलकुलेटर। आपको पता ही है कि बेसिक कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर अलाउड है। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाएंगे कि कौन कौन से कैलकुलेटर आपके एग्जाम वाले दिन अलाउ होते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप बहुत लोग मिस कर जाते हैं कि भाई जो आपको आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है। ऑब्वियसली आप सोचोगे सर अपने हाथों से लिखेंगे, खुद के हाथों से तो लिखना है गधो, बट उसके साथ साथ आपको कलम का यूज करना है। पेंसिल से आंसर मत लिखाना। क्या है ना, पेंसिल टाइम के साथ फेड अवे हो जाती है। जो परमानेंट डायग्राम्स भी बनाओगे आप आंसर के दौरान, वो भी आप पेन से ही बना के आओगे। और मैं एडवाइस देता हूं आप लोगों को कि बॉल पेन यूज करना। केवल दो ही कलम लेके बैठना, ब्लैक और ब्लू। और अगर एक ही कलम में पूरा आंसर लिखा हो तो बहुत बढ़िया है। बहुत लोगों को मैं देखता था 8-10 वैरायटी के कलर पेन लेके बैठ गए, डिसाइड करने में ही टाइम लगा दे रहे हैं, अभी ग्रीन कलर यूज करेंगे कि अभी रेड कलर यूज करेंगे। तो भाई ऐसा आप मत करिएगा, केवल दो ही कलर लेके जाओ, ब्लैक और ब्लू। और अगर एक ही कलर में पूरा पेपर लिखा हो तो और बढ़िया है। रेड पेन आप यूज मत करिएगा, रेड इज अ वेरी नेगेटिव कलर, इट डज नॉट सूद टू द आई, आई सूदिंग कलर नहीं होता। इसीलिए आप ब्लैक और ब्लू केवल दो ही कलर में यूज करें, और वो भी जेल पेन मत यूज करना, कोई इंक पेन मत यूज करना। गर्मी का मौसम होगा, खूब स्वेटिंग हो रही होगी, फैल जाएगा वो इंक। बॉल पेन यूज करिए, जो भी बॉल पेन आपको कंफर्टेबल है। और अब अगर आपने एक पेन को फिक्स कर रखा है ना, उसी को फिक्स करिएगा एंड तक। बार बार पेन मत चेंज करिएगा, क्योंकि स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। ये जो सर बोले ना आपको 8 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, बोलना आसान होता है। जब तुम अपने आप जब बैठोगे ना पेपर लिखने,
तब बोलोगे सर 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा, 4 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा, 3 घंटे कम पड़ जाते हैं, तुम 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो इसलिए राइटिंग स्पीड विल मैटर अ लॉट। तो भाई अपना जो ये हमारा सेल्फ एक्सपीरियंस है, सर ने भी एक्सपीरियंस किया है एग्जामिनेशन हॉल में, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। हमको भी लगता था हम कर आएंगे, 5 ही तो क्वेश्चन है, कर लेंगे, बट होते नहीं है बेटा एग्जाम वाले दिन, दिक्कत है। मैप्स वगैरह के ऊपर आप पेंसिल यूज कर सकते हो, रफ वर्क आप पेंसिल में कर सकते हो। और एक चीज और ध्यान रखेंगे प्लीज, क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप कोशिश करिएगा ना लिखने की, और आंसर की तो एकदम मत लिखिएगा क्वेश्चन पेपर के ऊपर। अगर पकड़े गए तो उस पे भी आप पे एलिगेशन लगा सकते हैं कि यू आर हेल्पिंग समबडी। तो कोशिश करिए आप क्वेश्चन पेपर पे कुछ ना लिखें। कोई आपको एग्जामिनर फालतू में आके टोकेगा नहीं, अगर टोकता है तो उससे आपके एग्जाम का टेम्पो खराब होता है, तो कोई भी ऐसा काम मत करिएगा। लास्ट में मैं बता रहा हूँ, फिर सर को मैं बोलूंगा कैलकुलेटर के बारे में बताएं। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिकम सेल्फिश ड्यूरिंग द एग्जाम। किसी की हेल्प ही नहीं करनी है। कोई तुमसे पेन मांगे मत दो, कोई तुमसे कैलकुलेटर मांगे मत दो। मान लो तुम 2 पेन लेके गए, किसी को 1 पेन दे दिया और तुम्हारा पेन खराब हो गया, देगा नहीं देगा। स्केल, पेंसिल, पेन सब अपना लेके बैठो, कुछ शेयर नहीं करना है। आपके पास में अब जो भी बैठे एग्जामिनेशन हॉल में वो आपके दुश्मन है, यही मान लेना, क्योंकि आप कंपटीशन में बैठे हो, उनको हराओगे तभी आगे बढ़ोगे। वो नहीं लाया पेन, वो नहीं लाया कैलकुलेटर, वो उसकी प्रॉब्लम है। दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न एट दैट मोमेंट। हालांकि मैं सेल्फिश साउंड कर रहा हूं इस विषय में, बट बेटा याद रखना, अगर आप किसी एरोप्लेन में बैठे हो तो वहां पर किसी एयर होस्टेस ने प्रेम से समझाया होगा, पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क पहनो फिर दूसरे को पहनाओ। तुम्हारा तो ठिकाना नहीं है और तुम चले हो दूसरे को मास्क पहनाने। तो भाई अपना जो है स्टेशनरी अपने लिए रखो, अपने बैकअप के लिए रखो, मत मत आप शेयर करना। क्लियर है? कैलकुलेटर तो कतई मत देना किसी को। जी सर। सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बताएं कैलकुलेटर कौन सा यूज करना चाहिए। जी सर, सर देखिए कैलकुलेटर हमारे पास यहाँ पे ये 2 ऑप्शन है, ये लेटेस्ट वाला ऑप्शन है, मार्केट में अवेलेबल है। मैं स्टूडेंट से कहूंगा ये वाला कैलकुलेटर यूज करिए। अगर इसको यूज करना सीख जाते हो, एग्जाम में कम से कम 20 से 25 मिनट बचते हैं दोनों पेपर में। बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है, लेटेस्ट कैलकुलेटर है, और ये एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पास्ट में कुछ स्टूडेंट से बात हुई है जिनका मेंस का सेंटर यूपीएससी था, और वहां पे ये कैलकुलेटर अलाउड हुआ था। तो ये कैलकुलेटर भी अलाउड है। देखिए एग्जाम में नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउड है, ये प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर नहीं है। प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर वो होता है जिसमें सब वैल्यू डालो, ग्राफ व्राफ सब बन जाता है, और वो महंगे आते हैं, ठीक है, 1000 रुपए के आसपास नहीं आते हैं प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर। सो डोंट वरी अबाउट इट। अब इस तरीके से आपका, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बुकलेट, जो आंसर बुकलेट है वो इस तरीके से दिखाई देती है। रोल नंबर, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, इधर आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, कौन सा पेपर है, ठीक है, आंसर बुकलेट नंबर होगा, यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। तो ये सब कुछ इस तरीके से आपका आंसर बुकलेट रहेगी। इसका सैंपल भी अवेलेबल है यूपीएससी की वेबसाइट पे, आप वहां से भी देख सकते हो। राइट। अब सर ये इसमें मैं एक पॉइंट बोलना प्लीज प्लीज चाहूंगा। प्लीज सर। सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आया। ये भी सर मैंने अपने टीचिंग करियर के दौरान देखा है। बच्चा रो रहा है मेरे पास आके, क्यों रो रहा है? कि सर एग्जाम तो बहुत अच्छा हुआ बट मैं अपना रोल नंबर लिखना भूल गया, मैं अपना नाम लिखना भूल गया। सर अब मैं किसको खत लिखूं, क्या करूं? कुछ नहीं हो सकता बेटा। अगर आपने एक बार रॉन्ग रोल नंबर लिख दिया, रॉन्ग नेम लिख दिया, कुछ भी रॉन्ग फिल कर दिया, कुछ नहीं हो सकता। वैसे तो एग्जामिनर जनरली चेक करते हैं एग्जाम वाले दिन, बट समझो अगर कोई एग्जामिनर आलसी निकला, उसने चेक नहीं किया और तुम्हारा पेपर चला गया आगे, कुछ नहीं होने वाला है, पूरा 1 साल वेस्ट। ये पेपर को बहुत ध्यान से भरना है, रोल नंबर वगैरह देख के भरिएगा। जी सर। डेफिनेटली सर। तो देखिए किन किन पॉइंट्स को कंसिडर करना है फॉर ईएससी मेंस प्रिपरेशन। पहली चीज जो बताना चाहूंगा कि साहब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ो, क्वेश्चन पेपर के भी और आंसर बुकलेट के भी, दोनों के इंस्ट्रक्शन पढ़ो, ठंडे दिमाग से पढ़ो, क्योंकि कई बार इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाते हैं। तो ग्रांटेड मत लेना। कलम, ठीक है, आप 2 ही रखो,
काला और नीला जैसा बादल सर ने बताया, आप पेपर में रंगारंग कार्यक्रम करने नहीं गए हो भाई, जवाब देने गए हो। ठीक है, तो आप बेसिकली दो ही कलम लेके जाओ, एक ही कलम से कोशिश करो। पेंसिल रेयरली यूज करो, अदरवाइज बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, थ्योरी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कम मत समझना। अभी तक जनरली हम लोग ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करते रहे हैं, जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना हमें बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पे आप थ्योरी सवाल को भी अच्छे से इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि लगभग पेपर में 50-50% या 60% आपका न्यूमेरिकल रहेगा, 40% थ्योरेटिकल रहेगा। तो ये भी मायने रहते हैं कि आपको किसी एक चीज पे लिखने को बता दिया गया, कि कोई एक टॉपिक दे दिया आपके ब्रांच का और बोला कि भाई इसके बारे में लिखो, 10 नंबर लिखो, तो आपको 10 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। और 10 पॉइंट ऐसा नहीं कि पहले 4 पॉइंट लिख दिया और फिर घुमा के इधर उधर कहानी बना के उसी को लिखते जा रहे हो। ऐसा नहीं है, वो सब पकड़ लेंगे, ये आपका खराब नोशन डालेगा। 4 पॉइंट आते हैं, 4 ही पॉइंट लिखो, क्योंकि बाकी के अगर आप 6 पॉइंट उन्हीं में से घुमा के कुछ कहानी बना रहे हो, तो एक तो आप अपना टाइम वेस्ट भी कर रहे हो, अपना इंप्रेशन भी खराब कर रहे हो एग्जामिनर पे, जो आगे भी जाएगा, आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो स्टेप मार्किंग होती है पेपर में, स्टेप मार्क्स मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे अपना इंप्रेशन बनाना है। तो इन चीजों का मेरी तरफ से आप ख्याल रखिएगा। बाकी इस सेशन में बहुत कुछ हम लोगों ने बताया है। बादल सर, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? सर 2-4 पॉइंट मैं बताना चाहूंगा बच्चों को। थ्योरी के क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में अटेम्प्ट मत करिएगा, उसमें आप समय बहुत बर्बाद कर देते हो। उसको एंडिंग या मिड में रखिएगा। क्या ना, स्टार्टिंग में जब आप थ्योरी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो बड़ा सजा सजा के लिखते हो, समय खा जाता है वो। आराम से लास्ट में करेंगे, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। योर पॉइंट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। पॉइंट्स में लिखो ना भाई। तुमको देखो, जिसकी इंग्लिश कमजोर है उसको ऐसे राइटिंग में समस्या होगी। पॉइंट्स में कोई भी लिख सकता है, पॉइंट्स में लिखना बहुत ही आसान होता है। तो इन पॉइंट्स यू कैन इजीली आंसर। बाकी पॉइंट्स जो है अंकित सर ने सारे कवर कर दिए। उन सब चीजों का ध्यान रखना। जो आंसर स्पेस जिस क्वेश्चन के लिए दी गई है वो वहीं पर होना चाहिए। कहीं और आपने आंसर लिख दिया फिर दिक्कत होगी। और वो आंसर रफ नहीं है, वो आंसर इज फेयर। एक बार अगर आपने आंसर लिख दिया तो उसको आप मिटा नहीं सकते, सोच समझ के लिखिएगा। जी, तो यही था हमारा द डिस्कशन ऑन मेंस। बाकी भी और सेशंस हम लाते रहेंगे इसके ऊपर। कोई डाउट्स हो तो आप जो है सर का टेलीग्राम चैनल या मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे चैनल्स की, तो अंकित सर के टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए दिस इज द चैनल्स नेम, अंकित सर PW। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ समस्या हो तो आप हमें यहाँ पर पिंग कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल। दिस इज माई चैनल लिंक, दैट इज बादल सर PW एंड अंकित सर PW। तो इन चैनल्स पे आके आप हमसे अपने क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच के हो, नो मैटर। आप आइए, आप अपने डिस्कस करिए प्रॉब्लम्स। वी विल ऑब्वियसली गिव यू सम सॉल्यूशन। जी सर। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।